ईरान को मिलने जा रहा 6 अरब डॉलर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा ऐलान। स्विट्जरलैंड में समझौते पर बातचीत जारी। इजरायल में बढ़ती जा रही बेचैनी। इनके अलावा न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का बड़ा बयान। इजरायली समर्थक लॉबी को बताया राक्षस शैतान। नेतन्याहू पर भी हमलावर। इस बीच गाजा में इजरायली हमले में अल जजीरा के बहादुर पत्रकार की मौत। कतर स्थित चैनल का बड़ा कदम। इजरायल पर करेंगे कानूनी कार्रवाई। दूसरी तरफ अजमेर में हिजाब पहने मुस्लिम लड़की को नहीं मिली एंट्री तो कुलसुम बानो बोली, परीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा पर्दा। इनके अलावा यूक्रेन से बड़ी खबर। विवाद के बाद पोलैंड को लौटाया सर्वोच्च सम्मान। तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं धमाकेदार खबरों की। तो शुरुआत करते हैं पहली बड़ी हेडलाइन से। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते का हर हिस्सा ईरान के हित में है और आने वाले दिनों में इसके नतीजे पूरी दुनिया के सामने साफ हो जाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि तेहरान ने किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर यह समझौता किया है। पेजेश्कियान ने यह भी खुलासा किया कि कतर में फंसे ईरान के 6 अरब डॉलर जल्द ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले ईरान के अधिकारों को मानने से इनकार करते थे, अब खुद अपने हालिया भाषण में ईरान के अधिकारों को स्वीकार कर चुके हैं। ईरानी राष्ट्रपति के मुताबिक अमेरिका की मुख्य शर्त सिर्फ इतनी ही है कि ईरान परमाणु बम ना बनाए। उन्होंने कहा कि ईरान का कभी भी परमाणु हथियार बनाने का इरादा नहीं रहा और यह बात ईरान कई बार दोहरा चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि पेजेश्कियान ने कहा कि इस पूरे समझौते से सबसे ज्यादा नाराज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं। यानी जिस समझौते को ईरान अपने कूटनीतिक कामयाबी बता रहा है, उसी को लेकर तेल अवीव में बेचैनी बढ़ती दिख रही है। उधर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भी बातचीत का दौर जारी है। ईरानी, अमेरिकी, कतरी और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के बीच अलग अलग बैठकों का सिलसिला चल रहा है। ईरान का कहना है कि उसकी सबसे बड़ी मांग यह है कि पूरे क्षेत्र में जंग और तनाव खत्म हो, खासकर लेबनान में भी युद्ध विराम का पूरी तरह पालन किया जाए। दोस्तों, इस पूरे समझौते का सबसे अहम हिस्सा ईरान की जमी हुई संपत्तियां हैं। फिलहाल 6 अरब डॉलर की राशि जारी होने की बात हो रही है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक ईरान दुनिया भर में फंसे कम से कम 24 अरब डॉलर तक पहुंच हासिल करना चाहता है, जबकि कुल मिलाकर करीब 100 अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियां विभिन्न देशों में जमी हुई बताई जाती। दिलचस्प बात यह भी है कि हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि आखिरकार अमेरिका को ईरान के पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। ट्रंप ने साफ कहा, यह हमारा पैसा नहीं, यह ईरान का पैसा है। उनका मानना है कि अगर किसी देश की संपत्ति हमेशा के लिए रोक दी जाए तो इससे डॉलर पर दुनिया का भरोसा कमजोर हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका की सियासत में इस वक्त एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इजरायल समर्थक लॉबी AIPAC पर ऐसा हमला बोला है जिसकी चर्चा पूरे अमेरिका में हो रही। एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए ममदानी ने AIPAC को राक्षस यानी शैतान तक कह दिया। उनका आरोप है कि यह लॉबी करोड़ डॉलर खर्च करके अमेरिकी राजनीति को प्रभावित करती, लोगों के बीच विभाजन पैदा करती और अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश करती। ममदानी ने सिर्फ AIPAC ही नहीं बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि लोकतंत्र अपना रास्ता तय करे, बल्कि कुछ ताकतें गाजा की जंग और खून खराबे को खत्म होते नहीं देखना चाहती। इस रैली में अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स भी मौजूद थे। सैंडर्स ने भी कहा कि अमेरिकी विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा इजरायल समर्थक लॉबी के दबाव और फंडिंग से प्रभावित होता है। ममदानी ने उन नेताओं की भी तारीफ की जिन्होंने गाजा में युद्ध विराम और फिलिस्तीनियों के हक में खुलकर आवाज उठाई। उनका कहना था कि जब कई नेता खामोश रहे तब कुछ लोगों ने खुलकर युद्ध रोकने की मांग की। दोस्तों, ममदानी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहुत से लोगों ने इसे गाजा के मुद्दे पर सच बोलने की हिम्मत बताया, जबकि दूसरे लोगों ने इसे बहुत ज्यादा आक्रामक और विवादित बयान करार दिया। वैसे ममदानी के इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कतर स्थित अल जजीरा मीडिया नेटवर्क ने बताया है कि उसके कैमरामैन
अहमद वशाह के एक इजरायली हमले में मौत हो गई। यह हमला मध्य गाजा के अल बुरेज शरणार्थी कैंप में एक घर पर किया गया था। अल जजीरा ने कहा कि अहमद वशाह के भाई मोहम्मद वशाह, जो अल जजीरा मुबाशर के रिपोर्टर थे, उनकी भी करीब 2 महीने पहले एक ही इजरायली हमले में मौत हो गई थी। यानी एक ही परिवार के 2 पत्रकार इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। अल जजीरा नेटवर्क के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में अल जजीरा के 12 कर्मचारी मारे जा चुके हैं। अल जजीरा ने कहा कि गाजा में पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अल जजीरा ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और कानूनी संस्थाओं से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं की जांच हो और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नेटवर्क ने यह भी कहा कि वो इस मामले को कानूनी तौर पर आगे बढ़ाएगा और जिम्मेदार लोगों को अदालत तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक 262 पत्रकार और मीडिया कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दर्जनों पत्रकार हिरासत में हैं और कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सैकड़ों पत्रकार घायल भी हुए हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें गंभीर चोटों के कारण स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा, मतलब कुछ के हाथ पैर काटने पड़े। दोस्तों, पत्रकारों को इजरायल इसलिए निशाना बना रहा है ताकि जो पत्रकार है वो दुनिया के सामने गाजा में जारी इजरायली करतूत की सच्चाई नहीं दिखा सके, उनकी हिम्मत टूट जाए और वो मौत के डर से रिपोर्टिंग करना बंद कर दे। लेकिन अल जजीरा का कहना है कि तमाम मुश्किलों और खतरों के बावजूद वो गाजा की घटनाओं की रिपोर्टिंग जारी रखेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अब बात एक ऐसी खबर की जो अजमेर से सामने आई है और जिसने एक बार फिर धार्मिक पहचान और भेदभाव को लेकर बहस छेड़ दी, क्योंकि एक मुस्लिम लड़की को एग्जाम सेंटर जाने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहन रखी थी, जिसका नाम कुलसुम बानो है। कुलसुम ने कहा, अगर मेरे पहनावे की वजह से मुझे सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा तो मैं परीक्षा ही नहीं दूंगी। परीक्षा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। जो महत्वपूर्ण है वो है मेरा बुर्का, हिजाब एवं मेरी पहचान, मेरी पर्दा। 18 साल की कुलसुम बानो को अजमेर में नीट एग्जाम सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसने हिजाब और दुपट्टा पहनी हुई थी। कुलसुम का कहना है कि एनटीए ने हमें ऐसे पहनावे की इजाजत दी है, तो ये लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं, जबकि 3 मई को भी इसी पहनावे में मैंने पेपर दिया था। इस मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल लौटा दिया है। यह कदम पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नौरत्स्की द्वारा सम्मान वापस लेने के फैसले के बाद उठाया गया। दोनों देशों के बीच दूसरे विश्व युद्ध के इतिहास से जुड़ा विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। नौरत्स्की ने ज़ेलेंस्की से सम्मान वापस लेने का फैसला तब किया जब यूक्रेन ने अपनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की एक यूनिट का नाम यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी यूपीई के नाम पर रखा। पोलैंड यूपीई पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हजारों पोलिश नागरिकों की हत्या का आरोप लगाता है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान यूक्रेनी जनता और सेना के लिए था। उन्होंने सम्मान पोलैंड के राष्ट्रपति कार्यालय को वापस भेजने की जानकारी देते हुए इसकी तस्वीरें और डाक रसीद भी साझा की। दरअसल यह सम्मान पूर्व पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने 2023 में ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों की रक्षा में योगदान के लिए दिया था। यूक्रेन के 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पोलैंड से मिले अपने राज्य सम्मान लौटाने की घोषणा की। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री आर्सेनी पेट्रोविच ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि एक गलत फैसले का जवाब दूसरे गलत फैसले से नहीं दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।